यहाँ पर अधिकतर लोग जानते हैं क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में रहती हूँ। मेरा प्रणाम है सामान्य मंच को। मेरे सामने जनता की लाठी प्रबल किशोर त्रिपाठी जी भैया को जैसे ही मैंने फ़ोन किया कि भाभी भैया स्वर्ग गई हैं, चले आइए बात करके। ये बहुत दूर थे, तुरंत चले आए कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं इनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित उपेन्द्र वाजपेयी जी एक्टिव एजिंग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी संस्था में वरिष्ठ जो हमारा एक फोरम बना हुआ है उसमें सलाहकार के रूप में हम फ़ोन के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं डिस्कस करते हैं। और इस वर्ष का जो वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित गोल्डन एज युग पुरुष सम्मान 2021 आपके चरणों में हमारी संस्था द्वारा समर्पित किया गया था। आपकी एक्टिव एजिंग है वो बहुत बड़ी कमाल की है कि कोई ये सोच नहीं सकता, क्योंकि ये पुरस्कार 75 प्लस के लोगों के लिए है। तो ये इस वहाँ बस बैठे हुए हैं क्योंकि आंटी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वरना आप इस समय पहाड़ों पे होते हैं, वो भी दुर्गम पहाड़ियों पर। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं भी जाऊँ, फिर मैं डर जाती कि मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन कोशिश है कि अगले साल जरूर जाऊँगी। तो ये एक सार्थकता है, जैसा कि अग्रवाल सर ने कहा कि बुजुर्ग कोई बुजुर्ग नहीं होते, क्योंकि ये तो एज बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं। मैं परिचय देना चाहूँगी कि मैं आपकी बहन और बेटी के रूप में एक बहू हूँ अपने घर में। मेरे ससुर जी मजिस्ट्रेट पद से रिटायर हुए हैं। उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के आदेश पर मैंने अपना बीएचयू का जो मेरा जॉब था रिसर्च ऑफिसर वुमेन स्टडीज़ में, उसको मैंने स्वतः अपनी इच्छा से त्यागा, क्योंकि मैं परिवार के जीवन का आनंद लेना चाहती थी। तो मैंने अपने परिवार की इच्छा की, उनकी सहमति के अनुसार संस्था की स्थापना की 1998 में। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पर ससुर जी हों वहाँ शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देवर और दौरानी मेरे समझ लीजिए दाएँ और बाएँ हाथ हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के रूप में मुझे पूरी तरह हेल्प कर रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ पर एक घोषणा करना चाहूँगी कि जो हमारी बुजुर्गों की हेल्पलाइन है, जो पिछले 5 वर्ष से निरंतर चल रही है पूरे भारत में, आज मैं उसको माधव सेवा फाउंडेशन को समर्पित कर रही हूँ कि आप उस नंबर को आप कहीं भी देंगे, मैं माधव सेवा फाउंडेशन की जो भी समस्या होगी, क्योंकि उसका जो पैसा होता है वो हमारे मोबाइल से कटता है। किसी भी बुजुर्ग, किसी भी बच्चे या किसी भी विधवा की जो भी समस्याएं होती हैं, हम न केवल सुनते हैं बल्कि उसको पूरी तरह निस्तारित करते हैं, भले ही उसमें 6 माह लग जाए। मैं विवाह के समय विमेन स्टडीज में पीएचडी की। उसके बाद मैंने एमएसडब्ल्यू काउंसलिंग वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के क्षेत्र में 2019 में पूरा किया। और उसकी जो इंटर्नशिप थी वो मैंने केजीएमसी में जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में 6 माह की। मैं वहाँ का आपको अनुभव देना चाहूँगी कि बुजुर्ग क्या सोचते हैं, क्यों वो मेंटल पीस खो देते हैं, क्यों वो वहाँ होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो देखी, लोग बहुत जल्दी ही एलोपैथी के चक्कर में आ जाते हैं, जबकि जो एक बहुत कहना चाहिए वैज्ञानिक जो दवाई है वो है होम्योपैथी। लोग उस पर नहीं जाते, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, छोटी सी गोली इतने मोटे शरीर का क्या करेंगे। तो अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ स्वस्थ, इसके पीछे होम्योपैथी का कमाल है, क्योंकि हम निरंतर उसके लिए अपने वहाँ पर जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में उस चीज़ को उनको कहा कि सर इन दवाइयों की जगह पर इनपे ले आएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। मैं रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक वहाँ पर होती थी। एक बुजुर्ग माँ का वाक्य मैं अधिकतर सबको सुनाती हूँ। एक माँ बिल्कुल बोल नहीं रही थी, उनके बच्चे सब आज्ञाकारी पुत्रों की तरह बहुमत बिल्कुल सर जाके मैं उनके पास खड़ी बात करती थी। मैं पूछती थी कि ये बोलती क्यों नहीं है और आप लोग कुछ बात क्यों नहीं करते। कहना आंटी इन्होंने जो है पिछले जब से पापा की डेथ हुई है इनका बोलना बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा ठीक है, कल आती हूँ। फिर मैं सुबह सुबह गई, तो मैंने कहा कि ये करती क्या करती, इनकी पूरी केस हिस्ट्री लिखी, तो पता लगा कि वो भजन जरूर गाया करती थी। तो मेरी माँ और मेरी सास जो भजन गाती थी वो मुझे हमेशा ही मेरे पूजा में हमेशा विद्यमान रहता है। तो मैंने उसी में से एक लाइन धीरे से उनके हाथों को हाथ में लेकर के जब गाया, तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैंने गाया कि हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ अंधेरे दिल। इसके आगे क्या है माँ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनके हाथों को ऐसे करके प्रेस किया अंधेरे दिल में आकर के, भैया क्या है इसके आगे। मैंने उनको हिलाया, माँ आपको इसके आगे पता है। तो उन्होंने कहा परम ज्योति जगा देना। वो गा रही थी, उनके बच्चे रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। डॉक्टर
मतलब ताज्जुब मान रहे थे कि जिस लेडी को हम नहीं बुला पाए वो आपने इतनी जल्दी कैसे बुला दी। मैंने कहा सर ये ईश्वर में आस्था है और म्यूजिक थेरेपी बहुत ऊँची चीज़ है और भजन की जो ताकत है वो शायद किसी में नहीं है। तो ये बुजुर्गों का जो समय है वो अगर भाषा के अनुशासन से मिल जाए, क्योंकि भाषा एक ऐसा वस्त्र होता है अगर उसे शालीनता से पहना जाए तो आपका व्यक्तित्व दमक जाता है, वरना वो निरस्त हो जाता है। तो हमें जो हमारी यंगर जनरेशन है, विशेषकर हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारे पुत्र, वो अगर भाषा का अनुशासन रखें बुजुर्गों के सामने तो शायद उनकी जिंदगी और बढ़ जाए। किसी प्रण के साथ हमने गोल्डन एज नाम दिया बुजुर्गों को, और हम कहीं नहीं चाहते ये कहना कि बुजुर्गों को सहायता की जरूरत होती है। बुजुर्ग एक स्वर्णावस्था, ये माननीय आर के मित्तल जी ने ये नाम दिया था हिंदी में, कि उसको इंग्लिश में तो उन्होंने कहा कि स्वर्णमयी संध्या। तो हम लोग दिमाग लगाते रहे, फिर मैंने कहा कि सर गोल्डन एज नाम रख दें, बोला बिल्कुल फिट है, गोल्डन एज नाम रखा गया। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को भी गोल्डन एज हेल्पलाइन नंबर ही ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, जिसको माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने पूरा सम्मान दिया। और ये वरिष्ठ नागरिक मध्यस्थता प्रकोष्ठ जो उत्तर प्रदेश का है उसके मैं मुख्य सलाहकार के रूप में हूँ, जहाँ पर हम वैवाहिक वैमनस्य में जबरदस्ती फंसाए गए बुजुर्गों को उनके परिवारों के साथ बैठा कर के परामर्श करते हैं, उनको इस ऐप पे लाते हैं कि जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं उसमें सास ससुर को मत फंसाओ, किसी को न फंसाओ, और चीज़ें धीमे धीमे ठीक होती हैं। हमारा 100% रेट है कि हम झगड़ों को बिल्कुल खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी के साथ इस वर्ष मैंने अनाथ आश्रम में कार्य अपना शुरू किया है। क्रिमिनल जस्टिस लॉ एक कोर्स है जो मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2019 में ज्वाइन किया था, उसकी इंटर्नशिप के रूप में मैंने अभी अनाथालय ज्वाइन किया है। आपके आशीर्वाद से करीब 11 लड़कियों को उनके घर पहुँचा दिया है ससम्मान। निरंतर काउंसलिंग चल रही है माता पिता की, क्योंकि बेटियाँ तो शोभा होती हैं। तो ये कार्य निरंतर चल रहा है। तो जैसा कि अमित अग्रवाल जी ने कहा कि कौन है जो इसको संभालेगा, मैं हूँ जो संभालूंगी। आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मेरे परिवार पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि हम परिवारों में प्यार बना रहे इसके लिए काम करते हैं रहते हैं, परिवारों में पैसा बना रहे इसके लिए बिल्कुल काम नहीं करते हैं, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संसाधन स्वतः जुड़ जाते हैं। मेरा एक सपना है कि हम एक ऐसा वृद्धाश्रम नहीं बल्कि एक ऐसा रिसोर्ट बनाए बुजुर्गों के लिए, जहाँ पर अनाथ आश्रम में भी बच्चे भी हों, जहाँ पर गौशाला भी हो, जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती भी हो, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हों, जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने और सेवाराम गुप्ता जी भैया जी ने कहा कि वृद्ध उपयोगी होता है। अगर हम उनको टीवी और खाली समय बैठने पर उपयोगिता पर ले आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आगे के 5 सालों में ये चीज़ें एक बहुत बड़ा ऐसा जगह ला के रख देंगी जहाँ विदेशों के लिए शोध का विषय होगा कि आखिर ये चल कैसे रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक आश्वासन देती हूँ कि 1800-180-0060 जो गोल्डन एज टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो अब माधव सेवा फाउंडेशन को भी आप कॉल कर सकते हैं इस नाम पर। आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं, 24 घंटे में ये फ़ोन कभी बंद नहीं होता। जब मैं सो रही होती हूँ तो हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति इसको संभाल लिए होते हैं। तो कृपया आस्था रखें, नेक काम में ईश्वर की इच्छा से ही हम लोग जुड़ते हैं, उनका निमित्त बन करके। तो कृपया जुड़े रहिए, क्योंकि संस्थाएं मिलकर के ही काम कर सकती हैं। अलग अलग अपनी आइडेंटिटी को दिखा करके अपने आप को प्रचारित करके काम नहीं हो सकता। काम निर्मलता के साथ सेवा के भाव से होता है। तो मैं ऐसे लोगों का आह्वान करना चाहती हूँ जो इस राह में साथ आना चाहते हैं, वो आदरणीय सेवाराम गुप्ता भैया जी को संपर्क करें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से, जो आज बड़ा लोकप्रिय हैं और आज होली मिलन समारोह माधव सेवा फाउंडेशन में आए हैं। सर, हम जरूर 2 शब्द आशीर्वाद के स्वरूप में आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आए, और आज के दिन योगी आदित्यनाथ सरकार भी शपथ ले रहे हैं, और इस पर भी क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहूँगा राष्ट्रीय नवल टाइम्स के माध्यम से। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उसमें इकाना स्टेडियम में इतिहास रचने जा रहे हैं माननीय योगी जी, और उनको आशीर्वाद देने माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं जी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज हिंदू की विराट शक्ति का सम्मेलन लखनऊ में संपन्न हो रहा है। जी। इस गौ सेवा कार्य में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जी। और जिन लोगों ने भगवान राम श्री राम का मंदिर न्यास में जो योगदान अपना आर्थिक दिया था, उनका भी एक सम्मेलन था। जो दानदाता लोग थे उनका भी यहाँ पे एक मिलन समारोह हुआ होली मिलन के साथ साथ।
और अभी गौ सेवा हम लोग करेंगे, क्योंकि गाय को हमारे हिंदू संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है। जी जी तो जी ऋषि मुनियों ने यूं ही नहीं दे दिया था। जी अब तो वैज्ञानिक तौर से भी सिद्ध हो रहा है कि गाय की सेवा उत्तम सेवा है। गाय का जो दूध है वो उत्तम दूध है, जी उसमें तो गोल्ड भी पाया जाता है। गाय के गोबर में रेडियो एक्टिव जो शक्तियाँ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए शायद गाय को माता कहा गया। अभी हम लोग उनकी सेवा करेंगे, और जो माधव सेवा फाउंडेशन है इसी तरह एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसका किट आपको आपके सामने है। डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथिक का भी काफी इसमें गौ माता से जुड़ा हुआ है और काफी मतलब आप बड़े लोकप्रिय डॉक्टर हैं। डॉक्टर हसनैन के बाद आपका लखनऊ में काफी गिरीश गुप्ता जाने जाते हैं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता। तो गौ माता के संबंधित ये होम्योपैथिक से इसका क्या रिलेशन है, जरूर हमको बताने कष्ट करें। देखिए, ये बहुत से लोगों को नहीं पता जी कि जो जो कैटल है उसमें होम्योपैथी की दवाएं बहुत कारगर है। जी मतलब यहाँ तक कि जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उनकी बीमारियों में भी वेटनरी साइंस में भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। और गाय के लिए भी जितनी बीमारियाँ होती हैं उनका होम्योपैथी एक बहुत सुरक्षित विकल्प है। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन सब में होम्योपैथी औषधियों से उनका इलाज किया जा सकता है। ये ऐसी विधा है, सबसे सुरक्षित विधा है। जी बच्चों में, बूढ़ों में, सब में उपयोगी और सुरक्षित है। उसी तरह गाय की बीमारियों में भी बहुत इफेक्टिव दवाएं होती हैं। ये लखनऊ में कहाँ पर क्लिनिक स्थित है सर, जैसे बताना चाहें आप? कपूरथला। अच्छा। कपूरथला में पिक्चर हॉल है नॉवेल्टी, यस उसी के पास मेरा गौरांग क्लिनिक एवं होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र है, जी जी जिसमें कि हम लोग, हमारी पूरी टीम है डॉक्टरों की, करीब 24 लोगों की टीम है, जी जी जिसमें हम लोग काम करते हैं और सारी बीमारियों का इलाज होता है। सारी बीमारियों को इलाज करते हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर। आज बता रहे हैं, आज माधव सेवा फाउंडेशन के होली मिलन समारोह में शुभ अवसर पर आए हुए हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, और गौ सेवा भी अभी करना चाह रहे हैं। अभी गौ सेवा का भी करेंगे, गौ को गुड़ खिलाएंगे। काफी गौ से संबंधित होम्योपैथिक के भी विशेषता बताई उन्होंने। आप देख रहे हैं RT न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने लाइफ का जो अनुभव है उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ऐसे लोग हैं जो इसको ध्यान में रख करके विचार करेंगे। ऐसे नहीं है कि इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे, वो श्रोता आप लोग नहीं है। और यह आदरणीय है, प्रबुद्ध वर्ग है, इसलिए मैं बताता हूँ। मैं अपने जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ कि जब मैं पुलिस में आने को था तो मेरी बिल्कुल इच्छा थी। मेरे पिताजी ने कहा मेरी इच्छा है तुम पुलिस में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। क्या क्यों नहीं जाओगे? हमने कहा आप ही मुझे सीधा कहते हैं, मेरा घर पर सीधा कहता है, कॉलेज में भी सीधा कहा जाता हूँ, तो मैं तो पुलिस में सीधा की क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम सीधा ही बने रहना, पुलिस में सीधे आदमी की ही जरूरत है। अब हम इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में भी हमें कोर्ट ने बता दिया कि बहुत सीधा है। तो मैंने कहा कि अब तो पिताजी से आके बताया कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा दो काम करना, सत्य का वर्ण करना और सीधा बनेगा। तो हम आ गए। और पुलिस में एक से एक बुद्धिमान लोग, एक से एक चड़क लोग, आप सब जानते हैं। तो मैं आया तो मैंने कहा जो सही है वही करूंगा, और सीधा साधा काम शुरू किया। तो इतना ईश्वर ने इज्जत दी, लोगों ने इज्जत दी कि मैं यहाँ पॉपुलर हो गया, जिसके बाद मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं। मैं 2006 में रिटायर होकर के आया। एक मेरे अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा कि पुलिस में पॉपुलर होने का क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि देखो, कभी पुलिस में आपको अपनी एबिलिटी दिखाने का मौका मिलता। रूटीन तो सभी करते हैं, चोर डाकू और लोग सभी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपना कैलिबर शो करने का, अपना हिम्मत, साहस, अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। तो वो क्षण में गवाए। मैं आप लोगों की बात बता रहा हूँ। रूटीन में अभी आप भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, और लोग भी बात कर रहे थे। एक सोचना होगा कि आखिर इतने पॉपुलर योगी जी कैसे हो।
संत महंत तो थे ही, यहाँ के गोरखनाथ के जो थे कैसे हो गए? कई मुख्यमंत्री आए, अच्छे आए, काम करके चले गए, लेकिन पहचान नहीं कोई बना। पहचान बनाया योगी आदित्यनाथ। कैसे बनाया? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बुलडोजर बाबा कहे जा रहे हैं, और आप ये बताइए कि गुंडई, माफियागिरी, भूमाफियागिरी, अपराध, कत्लेआम, ये सरेआम होता रहा है शुरू से आगे। बुलडोजर किसने चलवाया? नष्ट नाबूद किसने किया? जमीन दोज किसने किया? इसके लिए साहस की जरूरत है। जान हथेली पर लेकर के उतरना पड़ता है मैदानी जंग। वो पुलिस को दरकिनार कर दिया, कोई पुलिस का नाम नहीं लेता कि इस पुलिस अधिकारी ने ये कर दिया। क्राइम कंट्रोल में केवल और केवल जोगी जी का नाम लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है? इसलिए कि इस आदमी ने सत्यनिष्ठा से, कौन ऐसा आदमी है जो केरिया पासवान करके आया और आकर के सो गया और 5 साल काम करते हुए वैसे ही है, जमीन पर सोते रहे। अपराधियों को हमारे आपके हित के लिए जो जमीन दोज करता रहा, अपनी जान हथेली पर रख करके परवाह नहीं किया कि हमको लौट करके जाना है और ये अपराधी आज नहीं 10 साल बाद हमको मार सकते हैं, नहीं किया। तो वो इसने जान हथेली पर दिया। पैसा धन जो भी मुख्यमंत्री आता है, कोई महल खड़ा कर दिया, राजमहल खड़ा कर दिया साहब, जनता को बेवकूफ बना के। कोई जात के नाम पर तो जाता है, कोई संप्रदाय के नाम पर जाता है, कोई किसी के नाम पर। लेकिन जाके उससे पूछिए, राजनीति में आने से पहले तो एक क्या औकात थी कि जब झोपड़ी में रहते थे। आने के बाद राजमहल भी बेकार है उनके सामने, महारानी विक्टोरिया भी फेल है। क्या चाहते हैं आप? जनता का कितना शोषण करेंगे? और अभिमान ये या फिर भी चाहते हैं उनका समर्थन मिले? आपको एक और छोटा उदाहरण देता हूं। मैं कभी राजनीति में रहने वाला आदमी नहीं। 2006 में रिटायर हुआ। हमारे लड़के सब जानते थे कि हमारा पिता जो है ये इम्पार्शियल आदमी है, पार्टी में नहीं रहा, मानवतावादी रहा है हमेशा। कोई वर्ग का रहा हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी रहा हो, हमने समान रूप के सबके साथ न्याय किया। लेकिन एक आश्चर्यजनक आप लोगों को बात बता दूं, एक मेरे मातहत थे जिनको मैंने प्रमोट किया, हमारे मिसाइल जानते हैं, उनको प्रमोट किया। जब वो डिप्टी एसपी हो गए, रिटायर हो गए हमारी तरफ, तो आदरणीय प्रकाश सिंह साहब के साथ मैंने उनको भी कार्य करने का अवसर दिया, मेरे रिकमेंडेशन पर हुए। और उसके बाद जब वो संस्था बंद हुई तो हमको ऑफर आया कि आरपी सिंह एक डीजी थे, बड़े ईमानदार, बहुत ही वो भी नियम कानून के आदमी थे, हमें बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा, आरपी सिंह एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक डिप्टी एसपी को मुझे दीजिए जिसको 50,000 हम सैलरी दिलाएंगे, बस यही लखनऊ में बैठ के काम करे। तो उनका इशारा मेरे तरफ था। तो मैंने कहा कि सर, आदमी को पैसा कमाने की एक सीमा होना चाहिए, उस सीमा के बाहर जाके पैसा कमा के क्या करेगा? हमको अब पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो जिसको कहोगे उसको बना देंगे। तो उसी व्यक्ति को, जिसको भी, जो हमारे साथ था, हमारा सबार्डिनेट था, वो हमारे डिप्टी एसपी वो भी हो गया था, तो हमने उसको दे दिया दूसरे संप्रदाय के। जब ये चुनाव चलने लगा तो मैंने टेलीफोन करना बंद कर दिया। हमने कहा कि अगर टेलीफोन उनका आएगा तो हमसे मत पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या विचार इस पर है, तो हम विचार नहीं कर पाएंगे, बता पाएंगे, मतभेद हो सकता है। तो उन्होंने अपने आप कहा कि साहब, योगी जी ने एक तो बड़ा एहसान कर दिया है, संक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन बतिया बता चुका हूँ। पुलिस वाले वक्ता होते हैं, श्रोता ऊपर नहीं पाते, हालांकि ट्रेनिंग इसी बात की दी गई, माफ करिएगा, एक सेकंड में। तो उन्होंने कहा, योगी जी ने एक बड़ा एहसान किया, ये फलाना मिनिस्टर को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, 2.5 साल से जेल में। तो मैंने कहा कि उस आदमी ने पहले जोगी जी पर एहसान किया था, उनको भी गोरखपुर के जेल में बंद किया था, तो ये चीफ मिनिस्टर हो गए।
अब योगी जी ने एहसान किया है तभी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, तो पूरा मान। और टेलीफोन करना बंद कर दिए। मिश्रा जी थे, उनसे बात हुई तो हमने कहा कि देखिए मिश्रा जी, अब तो भाजपा को, योगी जी को, मैं भाजपा नहीं जानता, योगी जी को कोई प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए ये पार्टीशन की लड़ाई नहीं है, दो नेता की लड़ाई नहीं है, ये सुर असुर संग्राम, सत्य असत्य की लड़ाई है। और योगी जी 5 साल सत्य का वर्ण करके जनता की सेवा कर रहे हैं और अपना जान की परवाह किए बगैर सब माफियाओं से लड़ते रहे। कोरोना काल में 2.5 साल तक ये आदमी बिना, सारे लोग, सारे नेता लोग तो चले गए थे, जमींदोज हो गए थे, लेकिन ये महापुरुष संघर्ष करता रहा और यहाँ तक कि कोरोना ग्रस्त हो गया फिर भी चुप नहीं बैठा। कौन हराएगा उसको? योगी जी ने जीत हासिल किया। सारे लोग कहते हैं योगी जी जिंदाबाद, जीत गए, और मैं कहता हूं कि सत्य की विजय हुई है और कुदरत ने इनको विजय बनाया है, प्रकृति ने इनको जीत दिया है, और सत्य हमेशा विजयी रहा है और सत्य योगी जी के साथ है, इसलिए जीत हो गया। मुझे और कुछ नहीं करना। बहुत धन्यवाद। जीवन में नहीं सीख पाते हैं वो चीज़ें जो हमें जीवन में सीखनी चाहिए, कवियों ने और हमारे जो पथ प्रदर्शक लोग हैं उन लोगों ने हमको जो सूझ दी है रास्ता आगे जाने के लिए, उसी से लेके मैं गीत पुराना आप सब लोगों ने सुना है, उसी को सुना के आज मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि बहुत वरिष्ठ जन हमारे बीच में है, आप सब लोगों को भी सुनना है, कार्यक्रम को भी जल्दी समाप्त करना है। कि जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब तन के बूढ़े हैं एक, जब तन के बूढ़े हैं एक, पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मंच से विदा लूंगा। धन्यवाद। क्षेत्र में परकोटे का निर्माण भी साथ ही साथ प्रस्तावित है। मंदिर कैसे हजारों वर्ष चले, इसके लिए 55 फीट नीचे तक ओपन एक्सकेवेशन, खुदाई करके उसकी मिट्टी हटाई गई। पहले तो ये सोचा गया था कि कैसे हम वहां पर पाइलिंग करके उसके ऊपर एक राफ्ट डाल करके वहां मंदिर निर्माण कर दें, जिससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में भूगर्भ शास्त्रियों ने जब उसका अध्ययन किया तो बताया कि उसके अंदर जो मलबा विद्यमान है, उस मलबे के ऊपर पाइलिंग करके मंदिर निर्माण करना वो सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी भी टूट सकता है। इसलिए अगर इसको मजबूती प्रदान करना है, हजारों वर्ष तक रखना है, तो उसकी मिट्टी की खुदाई करना, उसको साफ करना, उसको भरना और भर करके फिर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करना, ये सबसे उपयुक्त होगा। मिट्टी हटाना तो बहुत जल्दी संभव था, बहुत जल्दी हट जाएगी, लेकिन उसकी भराई करना, मिट्टी भरी जाएगी तो एक एक स्टेप भरी जाएगी, उसको लोड लेने
दर्शनार्थियों की कितनी बड़ी संख्या वहां उमड़ करके आएगी, इसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तो कल्पना न करते हुए हमने 3.5 लाख से 5 लाख लोगों को प्रतिदिन दर्शन कराया जा सके, सुविधाओं के साथ कराया जा सके, इसकी योजना करते हुए हमने वहां वो सुविधाएं जुटाने के काम में हम आगे बढ़े। ऐसे 75,000 लोगों के को बैठ करके प्रतीक्षा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षालय बनाने की व्यवस्था, आने वाले दर्शनार्थियों को सामान रखने की व्यवस्था, उनको वहां से चल करके छाये में आकर के भगवान के दर्शन कर सके उसकी व्यवस्था, सुगम। अब राम मंदिर तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे अन्य मंदिर होते हैं, सुरक्षा का प्रश्न वहां आगे भी रहेगा। ऐसे सुरक्षा के प्रश्नों को नजरअंदाज न करते हुए भी सुरक्षा भी होती रहे और सुगमता भी तीर्थयात्रियों की रहे, इस दोनों की व्यवस्थाओं के बीच में तालमेल बैठा करके एक अच्छी व्यवस्था तीर्थयात्रियों को दी जा सके, इसके लिए ट्रस्ट प्रयत्नशील है। ये भी 2023 तक ऐसे कोई 2.5 लाख लोगों को प्रतिदिन दर्शन करा सके सुगमता पूर्वक, इसकी व्यवस्था में हम लगे हैं। और आप विश्वास रखिए, जैसा आप सबने उम्मीद किया है, ट्रस्ट और उसके इंजीनियर्स L&T और TC 2 बड़ी कंपनियां देश की उस काम में लगी हुई हैं, निश्चित रूप से ऐसा निर्माण करके आपके सामने उपलब्ध कराएंगी, ऐसा हमें विश्वास होने लगा है, इसलिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपने कुछ कल्पना की है ट्रस्ट से। अभी प्राथमिक स्थिति में देश के सामने राम मंदिर, प्रत्येक राम भक्त राम मंदिर निर्मित हुआ देखना चाहता है। दूसरी अन्य बातें शुरू करने के बाद लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि राम मंदिर तो अभी बना नहीं, अन्य चीजें हो रही हैं। इसलिए ट्रस्ट ने प्राथमिकता के आधार पर कैसे राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करके उसके बाद अन्य सेवा कार्य, जैसी आप सबने अपेक्षा किया है, तदनुरूप निश्चित रूप से हम उस सेवा कार्यों पर विचार करते हुए आगे चलेंगे। और उस सेवा कार्य को प्रारंभ करने के लिए अनुभवी सेवा काम करने वाले लोगों का सहयोग लेना हमारा फर्ज होगा। आप सबका सुझाव कैसे पूरा हो, इसके लिए आपका सहयोग भी उस समय हम लेंगे, और केवल आपका ही नहीं, देश भर से ऐसी अनेक संस्थाएं आज अपना प्रस्ताव लेकर के आगे आ रही हैं कि अयोध्या में हम ये करना चाहते हैं, अयोध्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को ये सुविधा देना चाहते हैं। राम मंदिर के साथ साथ जन सामान्य के लिए अयोध्या में वो सुविधाएं हो जाए, जैसे आपने कहा राम राज्य में जैसी अपेक्षा थी, ऐसा प्रस्ताव लेकर के आने वाली संस्थाओं की एक लंबी सूची हमारे सामने है। हम सबको इस प्रकार का अवसर मिले, इसमें ट्रस्ट उनका सहयोग करेगा, उनके साथ बात करेगा, और आपके अपेक्षाएं जो हैं वो भी ऐसी संस्थाओं के द्वारा पूरी होंगी, ये हम विश्वास करते हैं। उसमें ट्रस्ट का पूरा सहयोग रहेगा, और जो आप ट्रस्ट से अपेक्षा कर रहे हैं, ट्रस्ट उस पर आगे विचार करते हुए इस प्रकार की सुविधाएं अयोध्या में जनमानस को मिलें, ये मैं आपको आश्वस्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात जो हम सबके मन में एक उत्सुकता थी कि परम प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है, हम लोग अखबारों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से यहाँ पर देखते थे। आज उस जिज्ञासा को आदरणीय डॉक्टर रंजीत मिश्र जी ने विधिवत सूचना दी, शांत किया। अब आगे के कार्यक्रम के लिए स्वाभाविक है कि आप सबको